नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग प्रत्येक दिन बिहार करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं 71वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम लोग लेक्चर नंबर 50 तक पहुंच चुके हैं। तो ये हाफ सेंचुरी हम लोगों का लग चुका है। प्रत्येक दिन क्या करते हैं, 10 टॉपिक लाते हैं, 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दिया करता हूं कमेंट बॉक्स में, जिसका जवाब आप लिख करके देते हैं हमें लगातार कमेंट बॉक्स में। मैं देख रहा हूं कि आप सही जवाब दे रहे हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, लेक्चर 50 तक मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम जो है तकरीबन एग्जाम तक जो है 50 लेक्चर के आसपास करेंगे। इसका तात्पर्य हुआ कि 50 लेक्चर हुआ और प्रत्येक दिन 10 टॉपिक लाते हैं, तो 500 टॉपिक जो है आपका, वह 500 क्वेश्चन के माध्यम से तैयार हो चुका है। और अलग से 50 क्वेश्चन मैं आपको पीवाईक्यू का दे चुका हूं। तो तकरीबन आप देखेंगे, आप 550 प्रश्न जो है वो तैयार कर चुके हैं और 550 टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, साल भर का अगर करंट अफेयर देखते हैं तो 365 भी देखेंगे तो तकरीबन देखेंगे तो उससे आगे ही हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अब यहां से ये मान के चलिए कि आपने जितनी तैयारी की है वह लगभग पर्याप्त है ना। इतना हो जाए तो बाकी चीजें भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिए, ताकि अब आपका एग्जाम जो है वह बेहद करीब आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक दो लेक्चर में अब इस प्रोग्राम को फिनिश कर देंगे, क्योंकि लगभग हमने सभी टॉपिक ले लिया। कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है उस पर अगले एक दो लेक्चर में भी हम बात कर लेंगे। मेरे ख्याल से 20 से 25 टॉपिक और है जिसको लेकर के मुझे चर्चा करने की आवश्यकता है। फिर आपका पूरे एक साल का करंट अफेयर जो है वह कवर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज के पहले टॉपिक के साथ चलते हैं। भारत में अंधता दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह, ये बेहद महत्वपूर्ण है। कब मनाया जाता है इसको नोट कीजिए और इसको 5 स्टार लगा दीजिए, क्योंकि कई बार इस तरह की चीजें जो है ना, दिव्यांगता और दिव्यांगता में भी अगर दृष्टिहीनता का चीज देखेंगे, कई बार कुछ कारणों की वजह से विवाद में भी रहता है। तो इस तरह के चीजें जो है उस पर नजर रहता है आयोग वगैरह का। अब यहां पर कहा गया है ये निवारण सप्ताह कब मनाया जाता है। तो भारत में दृष्टिहीनता अंधता निवारण सप्ताह प्रत्येक वर्ष सबसे पहले सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखना है। और वह 1 अप्रैल से शुरू होता है और वह 7 अप्रैल तक होता है, ध्यान रखना है। यह प्रतिवर्ष होगा, यह नहीं कि यह 2025 में ही हुआ है। ठीक है, तो बी विकल्प के साथ यहां पर सबसे पहले चलेंगे। लेकिन साथियों, अगर यहां पर एक स्टेटमेंट वाला प्रश्न बना दिया जाए तो थोड़ा सा विस्तार इसका किया जा सकता है और वह पूछा जा सकता है कि भाई ये बता दीजिए कि ये जो हम सेलिब्रेट करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। ना सिर्फ इसका, मान लीजिए कोई भी दिवस वगैरह होगा, जैसे महिला दिवस, मजदूर दिवस, बाल दिवस, शिक्षक दिवस, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? उस समाज के प्रति, उस वर्ग के प्रति सम्मान और उनके अधिकारों के प्रति जो है जागरूकता के लिए भी ये उत्सव इस तरह के मनाए जाते हैं। यहां पर क्या है, अंधता दृष्टिहीनता निवारण को लेकर के चर्चा किया गया। तो जाहिर सी बात है, आंखों के स्वास्थ्य और दृष्टि संरक्षण के प्रति हम सभी को जागरूकता करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है इस तारीख को। 1 से 7 अप्रैल तक के बीच में पूरे एक सप्ताह चलता है। मामला समझ में आ रहा? अगर आपको दे स्टेटमेंट वाला प्रश्न तो कर ले जाओगे ना। बी विकल्प के साथ चलिए और इसको नोट कर लीजिए, ये अच्छा प्रश्न है। तीनों सेनाओं की महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा कहां से शुरू हुई थी? इसको यहां पर आप क्या कीजिए ना, 5 स्टार तो आंख मूंद के और प्लस लगा दीजिए। ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके बीपीएससी के अकॉर्डिंग, ये पूछा जा सकता है। ध्यान से देखिए क्या क्या इसमें कहा गया है। सबसे पहले कहा गया है तीनों सेनाओं की महिला जल यात्रा अभियान, यानी कि जल सेना, थल सेना, नौसेना और जल यात्रा है, ये अभियान की बात की गई है। इसका नाम जो है समुद्र प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा क्या होता है? किसी चीज के चारों तरफ घूमना, है ना, परिक्रमा जिसको कहते हैं ना, मंदिर वगैरह में करते हैं ना, ठीक वैसा ही समुद्र का। कहा गया कहां से शुरू हुई थी। अब देखिए, अगर यहां पर विकल्प पे सबसे पहले हम नजर डालेंगे और विकल्प पे नजर डालते हुए एलिमिनेशन प्रोसेस हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अब देखिए कैसे होता है। हम ये देखेंगे कि भारत का जो ये प्रायद्वीपीय हिस्सा है, इसमें जैसे ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई ऐसा जगह इस विकल्प में दिया हो जो लैंड लॉक एरिया हो, तो जाहिर सी बात है वहां पर पोर्ट नहीं होगा, समुद्र से जुड़ा नहीं होगा, उसे हम आराम से अपने विकल्प से निकाल देंगे, बचे हुए विकल्प पर संभावना तलाशेंगे। लेकिन जब यहां पर देखेंगे कोलकाता, देखिए ये भी यहां पर पूर्वी घाट पर, यहां चेन्नई भी मिल जाएगा, मुंबई मिल जाएगा पश्चिम पर, विशाखापट्टनम, यानी कि ये तमाम जो विकल्प देखने को मिल रहा है ये सभी जो है समुद्री घाट पर है और पोर्ट है यहां पर। तो इस तरह के विकल्प में आप एलिमिनेशन प्रोसेस नहीं लगा सकते, यानी कि इस तरह की चीजें आपको पता होना चाहिए। अब चलिए यहां पर
जो समुद्र प्रदक्षिणा की बात किया गया है महिला जल यात्रा अभियान को लेकर के, दरअसल यह महाराष्ट्र राज्य के जो मुंबई पोर्ट है वहां से इसकी शुरुआत होती है। सी विकल्प के साथ चलेंगे। लेकिन यह भी पूछा जाता है कि कब हुआ था, कहां से हुआ था, ये तो ठीक है, लेकिन यह भी तो पूछा जा सकता है कब। तो यहां लिख देता हूं, यह जो है 7 अप्रैल से इसकी शुरुआत देखने को मिला। और दूसरा यह भी पूछा जा सकता है कि कितने दिन में, तो ध्यान दीजिएगा 55 दिवसीय यह यात्रा होता है। मामला समझ में आ गया। सी विकल्प के साथ यहां पर हम सभी चलते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ जाएं, चलिए तीसरे पर चलते हैं। अब भारत 2026 तक, ध्यान दीजिए, भारत 2026 तक आंध्र प्रदेश में कहां परमाणु पनडुब्बी बेस शुरू करने की तैयारी कर रहा है। कुछ चीजें तो आपको इस प्रश्न में ही दे दिया। क्या क्या दे दिया? पहला तो कह गया कि अवधि दे दिया है कि 2026 टाइमलाइन बता दिया, स्टेट दे दिया कि आंध्र प्रदेश में होने वाला है, क्या होने वाला है, परमाणु पनडुब्बी का बेस शुरू किया जाएगा, उसकी तैयारी चल रही है। इतने 3 आपको जानकारी दे दिया गया। बस पूछा कहा गया है कि कहां पर, आंध्र प्रदेश का वो कौन सा जगह है, इतना पूछ लिया गया। हिंट पूरा है, विशाखापट्टनम, रामबिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। अब आप मुझे बताइए कि जब आंध्र प्रदेश है तो क्या चेन्नई और कोलकाता होगा? चेन्नई जो है वो तमिलनाडु में और कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल में पड़ गया। ये दोनों तो ऐसा ही खत्म हो गया। विचार कहां पर करना है? रामबिल्ली और विशाखापट्टनम की तरफ जरा घूम करके विचार कर लीजिए, है ना। तो और विशाखापट्टनम भी क्यों होगा, ये भी इसको खत्म कीजिए। फिर कौन सा जगह पड़ता है? रामबिल्ली, बहुत फेमस है, भारत का पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के रामबिल्ली के पास परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा, नोट कर लीजिए इसका नाम, INS वर्षा, INS वर्षा, ध्यान रखिए यही नाम है और ये बेहद फेमस रहा है, ये पूछा जा सकता है। इसको 2026 तक जो है वहां पर तैनात करने की बात की जा रही है, तैयारी इसकी शुरू की जा रही है। तो हम यहां पर रामबिल्ली आंध्र प्रदेश लेकर के चलेंगे। ये मामला समझ में आ गया, ध्यान रहेगा ना। फिर से बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस स्थान पर किया गया? ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ था, पहला। मामला समझ में आ रहा है, ये 5 स्टार टाइप माहौल हो गया, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है और ये दुनिया का कहा गया है। तो समय के साथ क्या हो रहा है कि मानव अंग में विभिन्न तरह के सर्जरी करके अंगों के प्रत्यारोपण की जा रही है, ताकि आने वाले समय में चीजों को और बेहतर किया जाए, बीमारियों से लड़ा जाए। तो यहां पर जो आपसे पूछा गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं। अगर देखेंगे यहां पर तो अमेरिकी सर्जनों की एक टीम ने यह काम किया है और यह दक्षिणी कैलिफोर्निया में हुआ। एक सफल प्रत्यारोपण हो चुका है जो मूत्राशय की दुर्बलता से पीड़ित लोगों के लिए एक नई उम्मीद बताई जा रही है। तो दक्षिणी कैलिफोर्निया, अमेरिका, बी विकल्प के साथ यहां पर हम लोग चलते आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप लोग जो साइंस टेक कहते रहते हैं ना, तो साइंस का सेगमेंट है और साइंस में भी बायोटेक का सेगमेंट है। तो बायोटेक से कोई भी प्रश्न आता है उसको तुरंत से पढ़िए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी? कई चीजें इंफॉर्मेशन दे दिया। पहला किसने रखी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहां पर, किस स्टेट में? तो आंध्र प्रदेश में। किस संस्था का? तो DRDO की। और क्या? तो नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी। बस पूछा गया कि आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान है, इतना बस आप बता दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के समझ लीजिए, आंध्र प्रदेश में एक जगह है नाग्यालंका। तो ये बी विकल्प में आपको देखने को मिल रहा है, नाग्यालंका। नाग्यालंका में DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया। यह रेंज जो है 1460 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होगा। यह पूछा जा सकता है, 1460 करोड़ रुपया जो है इसमें कॉस्ट आने वाला है। लागत को लेकर के यहां पर बात कीजिएगा, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो वी विकल्प के साथ यहां पर हम लोग चलेंगे। बाकी चीजें इसमें प्रश्न में ही फैक्ट दे दिया था, तो उसको ध्यान में रखना है। जापान की ओहिसामा परियोजना का उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चा में रहा है, 5 स्टार लगाइए। कुछ टॉपिक, इसीलिए मैंने कहा ना आखिरी के 2-3 लेक्चर में कुछ टॉपिक को लेकर के हम चर्चा कर लेंगे, फिर आपका करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा। जापान की ओहिसामा परियोजना, इसका उद्देश्य पूछा गया है, 4 दिया गया है। अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करना और उसे बिना तारों के पृथ्वी पर भेजना, ठीक है। अंतरिक्ष में पानी की आपूर्ति, मंगल ग्रह पर रोबोटिक मिशन भेजना, अंतरिक्ष में उपग्रहों को जोड़ने का नेटवर्क बनाना। तो कुल मिलाकर के देखेंगे स्पेस से संबंधित सारी चीजें हैं। तो ये एक टॉपिक क्या हो गया? साइंस एंड टेक का हो गया ना। और साइंस एंड टेक में क्या हो गया? स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया
और स्पेस टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जापान की ओहिशिमा, देखिए ओहिशिमा परियोजना जो है अंतरिक्ष सौर ऊर्जा स्पेस सोलर पावर के क्षेत्र में जापान का एक महत्वाकांक्षी कदम है। तो सबसे पहले किस चीज को लेकर के हमने चर्चा किया? स्पेस सोलर और क्या पावर, ये काम करना चाह रहा है जापान, यानी कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में सौर ऊर्जा का जो एक तरह से उम्मीद है, संभावना है, उसकी तलाश किया जा रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा को वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या किया जाएगा, अर्थ पृथ्वी जहां हम सब रहते हैं वहां पर ट्रांसमिट किया जाएगा। समझ में आया? यानी कि फिर से एक बार समझ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक से समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि ओहिशिमा परियोजना जो जापान के द्वारा किया जा रहा है उसका सीधा सा एक ही पर्पस है कि अंतरिक्ष में हम लोग जाएंगे, सौर ऊर्जा जो है उसको लेकर के काम करेंगे और सौर ऊर्जा को वहां से कलेक्ट करके वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वायरलेस कह रहा हूं, वायर तो है नहीं ना, क्योंकि स्पेस से धरती पर भेजना है, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी विकसित होगी और वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करेंगे, स्पेस से हम पृथ्वी पर उसको क्या किया जाएगा, ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। मामला समझ में आया? इसीलिए यहां पर स्पेस सोलर पावर प्रोजेक्ट इसको कहा गया है। कुल मिलाकर के चलेंगे तो देखिए क्या है, अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करना और उसे बिना तारों के वायरलेस पृथ्वी पर भेजना, ट्रांसमिट करना, यानी कि ए विकल्प के साथ चलेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। स्पेस टेक का है, साइंस टेक से आप लोग बहुत कई बार कहते हैं कि सर प्रश्न नहीं बनता है, देखिए कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, आपको फिर कुछ दिखेगा नहीं उसमें महत्व। भारतीय नौसेना, ठीक है, हाल ही में किस एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट को शामिल किया है? ये किस जो है ना, यहां पर प्रश्न छुपा हुआ है। भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है, एक फैक्ट तो यही हो गया। दूसरा क्या है, यहां पर देखिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट शामिल किया गया, पहली चीज तो यही है। और किसका हाल ही में कौन सा ये हुआ, इतना पूछा गया आपसे, ठीक है। अब देखिए अगर इस तरह के प्रश्न देखेंगे तो यह भी साइंस टेक का ही है और साइंस टेक का अगर पोर्शन देखेंगे तो यहां कहां पर है, डिफेंस का ये होगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी से आएगा। तो भारतीय नौसेना से संबंधित और नौसेना के अलावा एयरफोर्स से संबंधित अगर कोई टॉपिक रहता है तो उसको जरूर पढ़ लीजिए। बीपीएससी में पैटर्न देखा गया है कि आर्मी से कम पूछे जाते हैं, नेवी से ज्यादा और एयरफोर्स से भी ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा नेवी से रहता है, तो इसलिए अच्छे से। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में एंटी सबमरीन वॉरफेयर, यानी कि इसको एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट को ASW एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट, समझ में आ गया। सेलो वाटर क्राफ्ट कहा जाता है, जिसका नाम है INS अर्नाला, INS अर्नाला का नाम आपने सुना होगा, इसको शामिल किया है। यहां बी विकल्प में आपको देखने को भी मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या करेगा INS अर्नाला, समझिए। ये नौसेना की जो समुद्री सुरक्षा है और पनडुब्बी रोधी क्षमता है उसको मजबूत करने का काम करेगा। तो बी विकल्प INS अर्नाला के साथ यहां पर हम लोग चलेंगे। 8वें पर चलिए, क्या है, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित कर रहा है? यानी कि हिंट दे दिया पहले कि ऑस्ट्रेलिया का यूनिवर्सिटी है, कौन सा यूनिवर्सिटी है यही तो जानना है दोस्तों। और गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित कर रहा है। आजकल बहुत सारे जो हैं भारत के कई यूनिवर्सिटी का, विश्व के कई यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन हो रहा है, ठीक है, समझौता ज्ञापन हो रहा है और उसके माध्यम से कैंपस का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, यहां से बहुत सारे बच्चे जाते हैं वहां पढ़ने के लिए, डेकिन यूनिवर्सिटी। तो डेकिन यूनिवर्सिटी जो है, हाल ही में ये MOU हुआ है कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करेगा। अब इससे क्या होगा, उच्च शिक्षा और अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलने की संभावना है और भारत में एक बेहतर शिक्षा का माहौल भी तैयार होगा। तो 8 के बी के साथ चलेंगे। 9वें के साथ चलिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित महिला, ध्यान रखिएगा, कौन बन गई हैं? 2-3 बातें ध्यान रखिए। एक तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रश्न आते हैं, 4 स्टार लगाइए, बीपीएससी को इस तरह का टॉपिक सूट करता है, पूछा जा चुका है। और कहा गया है दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित, है ना, और महिला कौन सी है? महिला पर ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति को लेके नहीं, व्यक्ति में स्त्री पुरुष दोनों आ जाएंगे, तो यहां पर ध्यान देना है। अब यहां पर नाम क्यों लेकर के चर्चा करते हैं, देखिए इससे पहले एक बात समझ लीजिए, इससे पहले जो थी वह आप जानते हैं स्पेन की एक महिला थी जिनका एज जो है वह 117 वर्ष था, वो जीवित थी और उनका नाम था मारिया ब्रान्यास मोटेरा।
ये जीवित थी लेकिन इनका निधन हुआ है। और उसके बाद जो दूसरे, अब ये निधन हो गया तो हमसे क्या पूछा, जीवित महिला, तो हमारा जवाब ये नहीं होगा, हमें ये जानना है कि किसके बाद अगर पूछा जा सकता है तो अब दूसरे नंबर पर जापान आ जाएगा। जापान से, और जापान में भी जो आ रही हैं वो 116 वर्ष की हैं। समझ में आ रहा है, 117 और 116 ये। तो यहां पर जापान की जो है टोमिको इतुका, ठीक है, दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित महिला, इनको अब घोषित कर दिया गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आधार पर। तो क्या करेंगे हम लोग, बी विकल्प के साथ चलेंगे। 10वां पर चलिए, दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला मारिया ब्रेन्यास मोटेरा किस देश की थी? चूंकि अब ये नहीं रही, पहले हमने बता दिया है किस देश की थी, स्पेन। इसकी चर्चा हमने पहले ही कर लिया है। और यह भी हमने कहा कि आपसे कितने वर्ष तक जीवित रही, तो 117। फिलहाल जापान की जो है वो 116 वर्ष की है, ठीक है। 117 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। एक प्रश्न आपके लिए, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा चुका है और आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा। 5 विकल्प वाला भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बीपीएससी में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो हो सकता है बीपीएससी पैटर्न बदलने के लिए जाना जाता है, अगर पैटर्न बदल दे तो आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बताइए कि 10 में से कितना सही हुआ, आखिरी प्रश्न का जवाब क्या होगा, और आप लोग का सेंटर कहाँ कहाँ पड़ा है, और कितने लोगों ने टिकट वगैरह करा लिया है, जाने की तैयारी कर ली है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। 1-2 लेक्चर में अब जो है करंट अफेयर्स के प्रोग्राम को हम खत्म करने वाले हैं। आप लोग को कैसा प्रोग्राम अभी तक लगा है एक बार जरूर हमें कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।